नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी किताब सोशल साइंस का उसका चैप्टर 6 कवर करने जा रहे हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसका पहला वीडियो है। तो उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, भारत को जो है बहुत समय तक वो अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। ठीक, करीब 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और उतने साल उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत आंदोलन किया, बहुत लोगों ने अपनी जान दी, बहुत सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तब जाके भारत को आज़ादी मिला। अब आज़ादी के बाद भारत को अधिकार मिला कि वो अपने रूल्स बना सकते हैं कि उनका देश कैसे रूल किया जाएगा, कैसे उन्हें रूल किया जाए, कौन से कानून उनको गवर्न करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक रूल बुक होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, जो ये गवर्न करता है, यह बताता है किसी देश को किस तरीके से रूल करना है, क्योंकि कोई क्राइम करता है उसको कितना सज़ा मिलना है, देश में सरकार कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, तो गड़बड़ होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबको हर चीज़ बताता है। गाइड ही होता है ना, गाइड आपको हर चीज़ गाइड करता है। क्रिकेट है तो कोच गाइड कर रहा है आपको, तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश की सरकारों को गाइड यहाँ पे करता है, लोगों को गाइड करता है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन इंसान को, यहाँ के लोगों को राइट टू वोट का भी अधिकार दिया। राइट टू वोट का अधिकार का मतलब है कि हम अपने नेताओं को खुद वोट दे के चुन सकते हैं। हम जिनको वोट देंगे, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा, वो अपना सरकार बनाएगा और देश को चलाएगा, राज्यों को चलाएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे है, ये देखिए, ये पुराना और नए दोनों पार्लियामेंट का फोटो दिया हुआ है। ठीक है, जो आवर ओल्ड पार्लियामेंट है उसको हम लोग संविधान सदन भी कहते थे। ठीक है, 1920 के टाइम पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। बहुत समय तक यहीं चर्चाएं होती थी। दूसरा जो आपका न्यू पार्लियामेंट का बिल्डिंग है, संसद भवन, ये भी न्यू दिल्ली में है और ये नए नीड को और कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इस नए बिल्डिंग को बनाया गया। ठीक है, अब व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब 5th चैप्टर में इसके बारे में बहुत डीप में जाके पढ़े होंगे। यहाँ पे आपको बेसिक से फिर से आपको रिवाइज कराया जा रहा है कि भारत में जो हर कोई इंसान जो 18 साल या उससे ज़्यादा का है, वो उसको वोट देने का अधिकार है। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अमीर है, गरीब है, आदमी है, औरत है, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बस 18 साल से ज़्यादा उसकी उम्र होना चाहिए और उसके बाहर एक इंसान के पास यहाँ ये इक्वल चांस रहेगा अपने लीडर को चुनने के लिए। ठीक है, एक आप शॉपकीपर हो या डॉक्टर हैं, दोनों को एक वोट देने का अधिकार है, दोनों के वोट की कीमत एक है। अब कि लोग अपने लीडर को कैसे चूज करते हैं, तो लोग क्या होता है कि डायरेक्टली वोट देते हैं और एमपी चुन लेते हैं आपके पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, अगर आप स्टेट में वोट दे रहे तो एमएलए चुनते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, विधानसभा के लिए। ठीक है, तो वैसे पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा एमपी होगा, यानी 50+1 एमपीज होंगे, वो वहाँ पर अपना सरकार बना लेंगे। ठीक है, तो लोग यहाँ वोटिंग से सरकार चुन रहे हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा उसको यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिलेगा। अब पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट एक ग्रुप है। देखिए, जो लोग भी यहाँ पे एमपी बनेंगे वो जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट में बैठ के वो देश के लिए कानून बनाएंगे, डिबेट करेंगे क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, कैसे देश को चलाना है, वो सारा वो लोग बैठ के डिबेट करते हैं। इसमें आपका लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और प्रेसिडेंट जो है वो भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, यानी लोकसभा में कुछ बिल पास होगा फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में वो बिल पास होगा फिर प्रेसिडेंट का उस पर साइन होगा। तो तीनों पार्लियामेंट के यहाँ हिस्सा है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का मेंबर है, तो आप ये मत कहिएगा मेंबर है, नहीं, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पार्लियामेंट जो है ये भी चेक करता है कि सरकार सही से काम कर रहा है कि नहीं, जो चुना हुआ सरकार क्या डिसीजन सही ले रहा है कि नहीं, कहीं वो पैसों का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कहीं करप्शन तो नहीं कर रहा है, वो भी पार्लियामेंट चेक करता है। ठीक है, गवर्नमेंट को वो अकाउंटेबल बना कर रखता है। ये देखिए, लोकसभा का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग का अंदर का ये फोटो है, आप लोग देख सकते हैं। अब है लोकसभा टाइमलाइन। तो भारत का जो लोकसभा है 1952 में सबसे पहला बार इलेक्ट होकर बना था। 47 से 52 जो है हम लोग का अंतरिम गवर्नमेंट था। ठीक है, उसके बाद 1952 में आपको पहला इलेक्शन होता है, 1951 में, और उसके बाद 52 में आपको पहले बार लोग इलेक्ट होकर चुने जाते हैं। ठीक है, अब तक हमारे पास 18 लोकसभा हो चुका है, मतलब 18 बार लोकसभा का इलेक्शन हो चुका है। ठीक है, हर लोकसभा का इलेक्शन 5 साल के लिए होता है।
फिर 5 साल बाद फिर नया लोकसभा, फिर 5 साल बाद फिर नया लोकसभा, इस तरीके से बनता है। अब तक में 18 लोकसभा आ चुका है, ठीक है। और लोग यहाँ पे लीडर्स को बदलते भी रहते हैं, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वापस री इलेक्ट भी कर लेते हैं, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर है क्या, इंडियन पार्लियामेंट में कौन है, तो देखिए हम पहले ही बताएं, इंडियन पार्लियामेंट का 3 पार्ट है। पहला प्रेसिडेंट है, दूसरा लोकसभा है, तीसरा राज्यसभा है, ठीक है। अब भारत के जो पार्लियामेंट को बाई कैमरल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे जो बाई कैमरल है, बाई का मतलब है 2 होता है, ठीक है। बाई कैमरल, कैमरल मतलब हाउस और 2 मतलब तो 2 हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पर आपने पहले भी पढ़ा होगा एमपी किस तरह से इलेक्ट किए जाते हैं, उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि लोग जो हैं वो डायरेक्टली लोकसभा एमपी में वोट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक लोकसभा 550 एमपी हो सकते हैं, मतलब पूरे देश में फिलहाल अभी पूरे देश में मैक्सिमम 550 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है आबादी के बेसिस पे, हालांकि अभी कम तो किया जाता है, करीब 545 अभी हैं। और राज्यसभा एमपी जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे इलेक्ट नहीं होते हैं, जो स्टेट का जो विधानसभा होता है वहाँ पे जो चुने हुए एमएलए हैं वो राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली उसका इलेक्शन होता है। और कितने एमपी होंगे वो स्टेट के पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, मतलब राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे वो स्टेट का क्या आबादी है उस पर यहाँ पर डिपेंड करेगा। जो बड़े राज्य जैसे महाराष्ट्र है उसके पास ज़्यादा एमपी होंगे, और जो स्मॉल होंगे सिक्किम उनके पास कम एमपी चुनकर आएंगे राज्यसभा में। अब देखिए हमारा पार्लियामेंट कहाँ से इंस्पायर है। हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग ब्रिटेन के अंडर में बहुत साल तक गुलाम बन के रहे हैं, ठीक है। तो जब ब्रिटेन यहाँ रूल करते थे तो उन्हें भी वो भी एक पार्लियामेंट्री फॉर्म में रूल करते थे, तो हम लोग वहीं से फॉलो किए पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ठीक है। और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो किसी न किसी कैपेसिटी में ब्रिटेन के अंडर में काम किए थे। उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम तो नहीं था, लेकिन कुछ लोग थे उनको मौका मिलता था सरकार का पार्ट बनने में, तो उनको उससे एक्सपीरियंस आया ब्रिटिश कैसे देश को चलाते हैं, ठीक है। और हमारा ओल्ड इंडियन रिपब्लिक महाजनपदा के टाइम पे डेमोक्रेसी व्यवस्था देखने को मिलता था। ये विलेज पंचायत में भी जो एल्डर्स थे वो डिसीजन लिया करते थे। तो बहुत सारे आइडियाज़ को मिलाकर यहाँ पर ये तरीका बनाया कि हमारा पार्लियामेंट कैसे काम करेगा, हमारा पार्लियामेंट कौन से सिस्टम को फॉलो करेगा, ठीक है। अब है कि हमारे पास 2 हाउस क्यों है। देखिए एक इतना बड़ा देश के लिए, इतने बड़े डाइवर्स कंट्री के लिए 1 हाउस काफ़ी नहीं है, यहाँ पे 2 का नीड इसलिए है क्योंकि मान लीजिए लोकसभा में कोई गलत कानून पास हो गया, फिर राज्यसभा में भी उसको पास करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में उस पर डिस्कस होगा, ठीक है। अगर उनको नहीं पसंद आएगा तो कानून को दोबारा लोकसभा के बाद भेज देंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन होता है किसी कानून को लेकर तो उसका आउटकम बेटर आ सकता है। कोई बेकार कानून से अच्छा क्या है पूरे डिस्कस हो के कानून पास हो तो ज़्यादा बेटर है। इस सिस्टम को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं, जहाँ पे पावर जो है सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में शेयर भी किया जाता है। फेडरलिज्म का भी हम लोग प्रिंसिपल को यहाँ पे फॉलो करते हैं, जहाँ पावर को डिवाइड किया जाता है ताकि स्टेट को भी पावर मिले, अपने तरीक़ों से यहाँ पे काम कर सकें, लोकल गवर्नमेंट को भी पावर मिले, सेंटर को भी यहाँ पे पावर मिले। तो ये बेसिक आपका इंट्रोडक्शन था और हम उम्मीद करते हैं आपको जो समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर उसको कमेंट करके बताएं आपको क्या नहीं समझ में आया, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।